सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो अलंकार पूछेगा वह 3 ठो अलंकार पूछेगा। या तो वह उपमा अलंकार पूछेगा, या तो वह रूपक अलंकार पूछेगा, और या तो अगर वह तीसरा अलंकार पूछ सकता है वह है उत्प्रेक्षा। यह तीनों अलंकार में से वह कोई एक अलंकार पूछेगा। अब वो जो क्वेश्चन पूछे करने का तरीका उसका होगा, वह देखिए इस प्रकार होगा। वह पूछेगा उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण व उदाहरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही अलंकार लिखा है, उपमा और रूपक, लेकिन हमको 3 ठो अलंकार पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? उपमा, रूपक और एक जो तीसरा अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 ठो अलंकार में से वह घुमा फिरा के 2 अलंकार का नाम देगा और उनमें से एक अलंकार को आपको लिखना हुआ है। यहाँ पे लिखा है ना अथवा। अथवा का मतलब कि यानी कि इस या तो उपमा अलंकार का लिखो परिभाषा, या तो रूपक अलंकार का लिखो। दोनों में से हमें किसी एक का परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण लिखना है। तो हम क्या करेंगे, उपमा अलंकार पढ़ेंगे और रूपक अलंकार पढ़ेंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। तो इसका जो एक उसका परिभाषा होगा उस पर 1 मार्क्स मिलेगा, और जो इसका उदाहरण होगा उस पर 1 मार्क्स मिलेगा। टोटल मिला के हमें इस क्वेश्चन से कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में तैयार करेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये रहा हमारा उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार का जो परिभाषा है वह क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की, यानी कि किसी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो और वही किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु, यानी कोई दूसरा व्यक्ति और वस्तु हो, उनमें क्या किया जाए, समानता बताई जाए या तुलना बताई जाए। वो भी जो बताई जाए तो उसमें जो गुण धर्म हो उसका, जो क्वालिटी हो उसका एक जैसा हो, समान हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। राधा के जो चरण हैं वह गुलाब के समान क्या है? कोमल है। तो राधा एक हो गई और एक हो गया गुलाब। देखिए इन दोनों में समानता बताई गई है और क्या बताई गई कि कोमल है। देखिए गुलाब भी कोमल होता है और जो राधा का चरण की बात की गई है वो भी कोमल है, यानी कि दोनों हमें क्या बताई गई है? समानता बताई गई है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब उपमा अलंकार का परिभाषा पूछेगा तो सबसे पहले हम जो परिभाषा लिखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब बताई जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। अब इसको थोड़ा से और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ राधा के चरण की समानता गुलाब से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ये तो रहा उपमा अलंकार। और जो दूसरा अलंकार है वह है रूपक अलंकार। वह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अब जो रूपक अलंकार का परिभाषा बनेगा वह क्या बनेगा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पे कि भेद रहित आरोप, यानी कि जिसके आरोप का हम भेद ही न कर पाए, किसी प्रकार की भेद ही नहीं कर पाए, तो उसे हम भेद रहित बोलते हैं। तो क्या बोला कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है और उपमेय और उपमान में अभिन्नता यानी कि अलग अलग वाली कोई बात ही न हो, मतलब समझ लीजिए कि उसमें किसी भी प्रकार की चूक न निकाल पाए। ठीक है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। देखिए यहाँ पे मुख का जो अभिन्नता प्रकट की गई है वह चंद्रमा से की गई है,
और यहाँ पे जो मन का अभिन्नता प्रकट की गई है वह सागर से की गई है। तो इसका जो परिभाषा क्या बनेगा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब जो इसका हम उदाहरण बनाएंगे वो होगा, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। अब इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ मुख में चंद्रमा का और मन में सागर का भेद न करके एक रूपता बताई गई है। अब जो तीसरा अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो परिभाषा है वह है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये जो उपमेय और उपमान है, आप इसमें कंफ्यूज होते होंगे कि ये उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो उपमेय और उपमान को पढ़ने से पहले हमें बहुत ही लंबा टॉपिक पढ़ना होगा, इसलिए इसके बारे में हम न ही जाने तो अच्छा होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस बात से परिचित रहें, लेकिन अगर आप इसे जानना ही चाहते हैं तो आप बाद में इसे जान जाइएगा, क्योंकि हमें जो है मार्क्स गेन करने हैं और इन बातों पे जो ध्यान देने का हमारा समय था वह अब चला गया है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये मनु मानु, जनु जानु, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। मतलब कि जब उपमेय में उपमान की संभावना मतलब कि वो कंफर्म ना रहे कोई बात, बस उसमें डाउटफुल रहे। डाउटफुल मतलब कि उसमें डाउट बना रहे कि हाँ यही है कि नहीं है, ऐसे वैसे। तो यहाँ पे कि संभावना हो जाता है वहाँ पे ना। तो वही बोल रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, मतलब कि इसको उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने में अगर आप मतलब कि उत्प्रेक्षा अलंकार को आप पहचानना चाहते हैं तो उसमें उसका जो वो एग्जाम्पल दिया रहता है उसमें मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु इस प्रकार के जो वाचक शब्द हैं वह आए ही रहते हैं। क्योंकि संभावना में देखिए ये आ ही जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि मानो वह खाना खा लिया, तो मानो हम उसे मान रहे हैं कि वह खाना खा लिया होगा, लेकिन वह खाना खाया है कि नहीं है ये तो कंफर्म नहीं है, उसमें तो हमने संभावना व्यक्त किया। तो उसी प्रकार ये जो वाचक शब्द हैं यह उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। अब इसका जो उदाहरण है वह है, सोहत ओढ़े पीटू पटू, श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर, आतपु परयो प्रभात। देखिए ये आ गया ना यहाँ पे मनौ। तो ये जो मनौ शब्द है इसी से हम पहचान गए कि यह क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये 3 ठो अलंकार था और तीनों अलंकार में से आपको एक ही अलंकार लिखना होगा जब भी लिखना होगा, क्योंकि जो एग्जाम है ना उसमें 2 ठो आपको जब भी देगा 2 अलंकार पक्का देगा और दोनों में से एक ही लिखना होगा। और जो लिखना होगा उसके एग्जाम्पल पे 1 नंबर और उसके परिभाषा पे 1 नंबर मिलेंगे। टोटल मिला के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक से।